हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है चीफ की दावत कहानी की समीक्षा। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कहानी कला के तत्वों के आधार पर चीफ की दावत कहानी का कहानी कला के आधार पर विवेचन इस प्रकार है। पहला है इसकी कथा वस्तु। तो चीफ की दावत भीष्म साहनी की एक ऐसी कहानी है जो वर्तमान दौर में बाजारू होते रिश्तों, मर्यादा खोते परिवार की कहानी है, जिसमें चीफ जो किसी दफ्तर के अधिकारी हैं, कहानी का प्रमुख पात्र श्यामनाथ उन्हीं के अधीनस्थ कर्मचारी है और किसी भी तरीके से अपने चीफ को खुश रखकर पदोन्नति पाना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बार अपने घर अफसर को दोपहर के भोजन हेतु आमंत्रित करते हैं ताकि वह अपने अफसर को खुश कर सके। संभवतः उसने सुन रखा है कि किसी को खुश करने का रास्ता उसके पेट से होकर निकलता है। वही कहानी की एक और घटना की ओर लेखक पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। आज की नई पीढ़ी की समस्या, जिनके लिए बुजुर्ग केवल बोझ हैं, ये समझते हैं उन्हें इतनी आवश्यकता नहीं है, जबकि यह बुजुर्ग उन्हें हर कदम जिंदगी की धूप से बचाते हैं। इनके अनुभव की गठरी नई पीढ़ी के बोझ को कई गुना कम करती है। इसी पिटारे में उनकी कई समस्याओं का हल है। इस बात का प्रमाण उन्होंने चीफ के भोजन के दौरान माँ के हाथों की फुलकारी बहुत पसंद आती है। जब तक जो श्यामनाथ माँ को उपेक्षित रखता था, चीफ की बात सुनकर अनायास उस माँ के प्रति उसके लिए प्रेम उमड़ आता है। इस कथानक के माध्यम से लेखक ने जनरेशन गैप को दर्शाया है, दोनों पीढ़ी के दृष्टिकोण के अंतर को दर्शाया है। परिवार का बुजुर्ग वर्ग जो अपने बच्चों की खुशी देखना चाहता है, वही नई पीढ़ी केवल अपनों को सुखी एवं सुविधा संपन्न देखना चाहती है। श्यामनाथ की माँ जो अब तक बेटे की उपेक्षित नज़र से पीड़ित थी, वह घर छोड़कर जाना चाहती थी, किंतु जब बात बेटे की तरक्की पर आती है तो उसके लिए फुलकारी बनाने पर चीफ बेटे की उन्नति कर देगा। वह अपना अपमान भूलकर फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है। अब हम इसकी पात्र योजना को देखते हैं। कहानी को गति प्रदान करते हैं कहानी के पात्र। चीफ की दावत कहानी में श्यामनाथ, उसकी माँ एवं चीफ, ये तीन प्रमुख पात्र हैं। श्यामनाथ अपनी उन्नति के लिए अधिकारी को भोजन पर आमंत्रित करता है। श्यामनाथ की माँ पुराने ज़माने की अनपढ़ और सीधी सादी महिला है। कहीं माँ को देखकर चीफ पर उनके प्रति गलत प्रभाव न पड़ जाए, इसलिए श्यामनाथ माँ को एक कोठरी में ही बैठे रहने का आदेश देता है। वही श्यामनाथ की पत्नी भी अपने पति को इस सोच में उसका साथ देती है। इन दोनों की पात्रों के माध्यम से लेखक ने समाज की नई पीढ़ी की स्वार्थ लिप्तता को दर्शाया है। कहानी का रुख पलटता है जब चीफ का अनायास माँ से सामना हो जाता है और वह माँ को बहुत पसंद करते हैं और उनसे बातें करते हैं, साथ ही साथ उनकी बनाई गई चीज़ों की प्रशंसा करते हुए अपने लिए भी फुलकारी बनाने को कहते हैं। श्यामनाथ एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो अपनी उन्नति पाने और चीफ को खुश रखने के लिए माँ से फुलकारी बनाने की प्रार्थना करता है। माँ जिसे आंखों से कम दिखता है, किंतु जब उसे पता चलता है कि फुलकारी बनाने से बेटे को ऊंचा पद मिलेगा तो वह खुशी खुशी
यह बनाने के लिए तैयार हो जाती है। कहने का आशय यह है कि कहानी में लेखक ने 3 मनोवृत्ति पात्र बताए हैं। एक बुजुर्ग पीढ़ी जो उपेक्षित होकर भी त्याग को तत्पर है, दूसरी ऐसी नई पीढ़ी जो केवल अपने स्वार्थ के लिए लिप्त है, और तीसरा वह वर्ग जो वैभव युक्त जीवन के बीच बुजुर्गों की कमी को महसूस कर रहा है। लेखक ने तीनों तरह के पात्रों का बखूबी चित्रण किया है। उनके पात्र अपने चरित्र चित्रण के प्रति न्याय कर पाए हैं। इसमें हमारा तीसरा पॉइंट है संवाद योजना। कहानी में जहाँ पात्र कथा को गति प्रदान करते हैं, वही पात्रों की मानसिक स्थिति और स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए कथाकार संवादों की रचना भी करता है। यही संवाद कथा को रोचकता प्रदान करते हैं, कहानी को मुखरता प्रदान करते हैं, पाठक की बोधगम्यता को सरल बनाते हैं। भीष्म सहानीकृत कहानी चीफ की दावत में पात्रों के अनुकूल संवादों की रचना की गई है। चीफ को घर पर दावत हेतु आमंत्रित करने पर शामनाथ के लिए माँ एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो जाती है कि कहीं माँ के रहन सहन और बोलचाल का पुराना दरदरा उनकी उन्नति में बाधक न बने। ऐसी स्थिति में शामनाथ का बीवी को यह कहना, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वहीं शामनाथ जब चीफ के आने पर माँ के बर्ताव की रिहर्सल कर रहा था, कैसे बैठना, कैसे चलना है, क्या पहनना है, फिर शामनाथ का कहना है, चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ बुढ़िया हो तो पहन लेना। तब माँ का मार्मिक कथन, चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये संवाद पाठकों के मन में संवेदना जगाते हैं। वही चीफ द्वारा माँ से हाथ मिलाकर हाउ डू यू डू कहना है, तब शामनाथ जबरदस्ती माँ से अंग्रेजी शब्द कहलवाने का प्रयास करता है। ऐसे में माँ का कहना है हो डूडू। उसी तरह शीर्ण दुर्बल आवाज़ में विवाह गीत गाना, रिया की माए हरिया नी भोणे, हरिया ते भागी भरिया है। ये संवाद पात्रों के भावों का चित्रण करने में न केवल सक्षम रहे हैं, बल्कि संक्षिप्त होते हुए भी कहानी को रोचक और सजीव बनाने में सफल हुए हैं। इसमें हमारा चौथा पॉइंट है देशकाल और वातावरण। प्रस्तुत कहानी को सरसरी निगाह से देखने पर लगता है कि कहानी एक छोटे से परिवेश को लक्ष्य कर लिखी गई है, जिसमें केवल एक मकान के भीतर ही कथा वस्तु का आरंभ कर वहीं उसका समापन कर दिया है। पात्र भी महज 3-4 हैं, चीफ, शामनाथ और माँ। किंतु सूक्ष्म अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि प्रस्तुत कहानी में सहानी ने जिस वातावरण की सृष्टि की है, उसमें संपूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण समाज शामिल है। आज महानगरों की सभ्यता का प्रतीक है देर रात तक पार्टी का चलना, ड्रिंक पर ड्रिंक, मांस मछली का खान पान। वही ग्रामीण परिवेश को मुखर करती जो संयमित एवं सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करती है, वही स्वयं को शिक्षित कहने वाला समाज है। चीफ का परिवार दूसरी ओर ग्रामीण स्तर की अशिक्षित संसार में छल छदम से दूर लाचारी विवशता का जीवन व्यतीत करती माँ, और इन दोनों के बीच उलझन की स्थिति में है नई पीढ़ी, जो ना तो पूरी तरह शहरी वातावरण की है और ना ही ग्रामीण। परिणाम वह बीच में ही असमंजस की स्थिति में रहती है। ऐसे ही शहरी एवं ग्रामीण परिवेश को लेखक ने बहुत ही सुंदरता से
इन पंक्तियों के माध्यम से चित्रित किया है। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उसमें टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरण होने लगा। बरामदे में एक कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी। मुंह से लगातार खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो उठते। फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर से सिसक आता। माँ के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। प्रस्तुत पंक्ति में बरामदे के भीतर दृश्य जहाँ आज की कथन चकाचौंध भरे सभ्य समाज को रेखांकित करता है, वहीं बाहर कोठरी में आडंबर से दूर जीवन के यथार्थ को जीती माँ है। लेकिन लेखक ने एक छोटे से पृष्ठभूमि में जिस कुशलता से दोनों परिवेश को जीवित किया है, यह उनके कौशल का प्रतीक है। इसमें हमारा 5वां पॉइंट है भाषा शैली। कहानीकार ने भाषा का समायोजन यथार्थ के निकट पात्रों के अनुकूल एवं देश काल को दृष्टिगत रखकर किया है। यही कारण है भाषा उनके कथ्य के प्रभाव को सजीव और रोचक बना सकती है। भाषा में परिवेश का रंग तो है ही, पात्रों को भी कथाकार ने भाषा के माध्यम से रेखांकित किया है। साहनी जी की भाषा में शैली की प्रौढ़ता के साथ भाषा की गंभीरता भी देखने को मिलती है। जिस तरह हम शोकेस में चीज़ों को सज्जित करने हेतु उन्हें धो पोंछ कर सलीके से रखते हैं, श्यामनाथ भी चीफ के आने पर कहीं गलती से माँ का सामना ना हो जाए, वह माँ को भी शोकेस में रखी वस्तु की तरह तैयार करता है। लेखक ने इन पंक्तियों में माँ को रेखांकित किया है। माँ सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओर से छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नज़र आ रही है थे। इस तरह संपूर्ण कहानी में कहानीकार ने वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। भीष्म जी एक ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं। भाषा और शैली में उनकी निपुणता है। इसी से उनकी कहानी स्वाभाविक और प्रभावशाली बन पड़ती है। इसमें हमारा 6वां पॉइंट है उद्देश्य। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने 2 वर्गों की मानसिकता को चित्रित किया है। हमारे समाज का एक वर्ग जो रिश्तों को जीता है, इन्हें निभाने के लिए हर संघर्ष का सामना करता है, जैसे कि माँ जो बेटे को पढ़ाने के खातिर अपने जेवर बेच देती है। वहीं दूसरा वर्ग जो रिश्तों को बाजार में ले आया है, उन्हें जब इनकी ज़रूरत है, उनके लाभ की संभावना है, वह उसे चेक की तरह भुनाते हैं और आवश्यकता न होने पर कोठरी के हवाले कर देते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करता है श्यामनाथ, जो माँ को अनुपयोगी समझ घर की पिछली कोठरी में बैठने का आदेश देता है। किंतु जब चीफ को माँ के साथ खुश देखकर माँ के द्वारा फुलकारी बनाने पर अपनी उन्नति की संभावना देखता है, तो पुनः माँ के प्रति अनुराग जाग जाता है। चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य ही समाज के इन दोनों वर्गों से समाज को अवगत कराना था। कहानी अपने उद्देश्य पूर्ति में पूर्णतः सफल हुई। इसमें हमारा अगला पॉइंट है शीर्षक। चीफ की दावत कहानी का शीर्षक, जिसे पढ़ते ही पाठक को कहानी का अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि इस कहानी में दफ्तर के किसी अधिकारी की दावत है और उस दफ्तर के लिए अधीनस्थ कर्मचारी चिंतित है।
अपनी उन्नति के लिए वह हर रास्ते का प्रयोग करने को तैयार है, जिसमें वह माँ को भी हथियार की तरह प्रयोग करता है। कहानीकार ने कहानी का शीर्षक सर्वथा उपयुक्त, सार्थक और प्रभावशाली रखा है, जो अपने प्रभाव को उद्घाटित करने में पूर्णतः समर्थ है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि कहानी कला की दृष्टि से चीफ की दावत एक सार्थक और प्रभावशाली कहानी है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।